एक लड़के की सुहागरात होती है। सुहागरात को जैसे ही वो कमरे के अंदर जाता है तो वहां पर जो उसकी पत्नी होती है वो उससे कहने लगती है कि बल्ब की रोशनी कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा कम रोशनी का बल्ब ले आओ। तो उसके बाद पति बल्ब लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद जब काफ़ी देर तक वह वापस नहीं लौटता तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह अपनी सास को बताती है इस बारे में, और सास पूरे घर में इस बात को घुमा देती है। पूरे परिवार वाले रात भर उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं होता। और इसके बाद उसे ढूंढते ढूंढते जब 7 दिन हो जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट भी हो जाती है, तो एक ऐसा राज खुलता है जिसके बाद सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था ऐसा और कहाँ गया था वह लड़का सुहागरात वाले दिन? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर एक अरुण नाम का लड़का रहा करता है। अरुण जिसके पिता सरकारी टीचर हैं और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अरुण के घर में उसका एक बड़ा भाई है और वो सभी लोग खुशियों के साथ एक साथ रह रहे हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और जो अरुण है वो पढ़ाई लिखाई करके अब इस काबिल हो गया है कि माता पिता उसकी शादी कर सके। इसके बाद माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और जब अरुण से इस बारे में बात करते हैं तो अरुण एक बार भी मना नहीं करता और कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपको ऐसा लगता है तो बेशक से मेरी शादी करा दो, कोई भी परेशानी नहीं है। उसके बाद उसके माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं, तो ढूंढने से इंदौर के अंदर ही उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम होता है साक्षी। अब साक्षी जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी थी। यहाँ पर दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति एक समान थी, तो दोनों इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। और यहाँ पर जब अरुण को लड़की दिखाई जाती है तो अरुण भी लड़की को देखने के बाद हाँ में सर हिलाता है और इसे पसंद कर लेता है। अब लड़की पसंद कर ली गई थी और उसके बाद इन दोनों की शादी की तैयारियों में जोर शोर से दोनों के घर वाले जुट जाते हैं। घर के अंदर ढेर सारे रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सभी सामान मंगाया जाता है और उसके बाद अरुण और साक्षी की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है। अरुण बड़ा ही खुश था कि उसकी शादी हो गई है और उसके बाद जब उसकी सुहागरात होती है तो सुहागरात वाली रात को वह अपने कमरे के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर जाते ही सबसे पहले उसकी पत्नी कहने लगती है कि ऐसा है, ये जो बल्ब है इसकी कुछ ज़्यादा ही रोशनी है, आप ऐसा करो एक कम रोशनी वाला बल्ब ले आओ, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में मुझे नींद नहीं आया करती है और ना ही ज़्यादा उजाले में नींद आया करती है। तो इसके बाद जो अरुण होता है वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और घर से भी बाहर चला जाता है। इसके बाद जब अरुण घर से बाहर चला गया था और वहां से काफी देर तक वह नहीं लौटता है तो पत्नी सोचने लगती है कि काफी देर हो गई, क्या बल्ब को बनवा कर ला रहा है। लेकिन इसके बाद भी वो थोड़ी देर तक वेट करती है और जब अरुण बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं आता है और ना ही उसे कोई आशंका दिखती है उसके आने की, तो उसके बाद वह यहाँ पर अपनी सास को इस बारे में बताती है, क्योंकि अभी फ़ोन नंबर उसका नहीं था। दरअसल दोस्तों अरुण ने और साक्षी ने शादी से पहले कोई भी बात नहीं की थी और वो दोनों केवल पहली बार ही यहाँ पर मिल रहे थे। इसके बाद जब यहाँ पर अरुण की माँ को ये बात पता चलती है कि अरुण बल्ब लेने के लिए गया है और अभी तक नहीं लौटा है, काफ़ी देर हो चुकी है, तो उसके बाद यह बात वो अपने पति को बताती है और इस बात को सुनकर जो अरुण के पिता होते हैं वह अरुण के नंबर पर फ़ोन करने लगते हैं। लेकिन अरुण का जो नंबर था वह स्विच ऑफ बता रहा था और इस बात को देखकर यहाँ पर पिता को थोड़ी सी घबराहट होती है। पिता अपने बड़े बेटे को जगाता है और उसके बाद उसे लेकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए सुहागरात वाली रात को ही पूरे शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। वह ज्यादातर शहर की जितनी भी इलेक्ट्रिशियंस की दुकान थी उन सभी पर जाकर देख लिए थे, लेकिन अरुण का कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ पर काफी ढूंढने के बाद भी जब अरुण उन्हें नहीं मिलता है तो वो लोग सोचने लगते हैं कहीं ऐसा तो नहीं किसी दोस्त के साथ चला गया हो, और उसके बाद वे उसके दोस्तों के पास फोन कर करके उसके बारे में पता करते हैं। हालांकि अरुण के ज्यादा दोस्त नहीं थे, 1-2 दोस्त थे जो कि ज्यादा पढ़ाकू थे, और उनके पास जब वो फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अंकल यहाँ पर तो नहीं आया, ना ही अरुण का हमारे पास कोई फोन आया है। उसके बाद अरुण के पिता घर में बैठ जाते हैं और ये बातें सभी रिश्तेदार तक भी पहुंच जाती हैं। यहाँ तक कि जब अरुण की जिस घर में शादी हुई थी उस घर में भी ये बात पता चल जाती है कि लड़का सुहागरात की रात को ही गायब हो गया, क्योंकि यहाँ पर घर वालों का सीधा साधा शक लड़की पर जा रहा था, क्योंकि आजकल के मामलों में ऐसा ही हुआ करता है कि सुहागरात को ही पत्नी ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद पति का कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ पर जब उसके ऊपर शक जाता है तो वह भी अपने घर वालों के पास फोन कर देती है और उसके घर वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। रात में वो लोग काफी ज्यादा इस बारे में बातचीत करते हैं और इस लड़की से भी पूछा जाता है, यानी कि यहाँ पर लड़की के माता पिता जो होते हैं वह आकर अपनी बेटी से पूछने लगते हैं, बेटी कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं। लेकिन जो साक्षी होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है कि नहीं माँ बाबू जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी निकलता है तो उसके बाद आप कह देना, लेकिन आप पहले से मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, मेरा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है,
है और मैंने तो केवल यही कहा था कि इस बल्ब की रोशनी में मुझे नींद नहीं आया करती, और इस बात के बारे में आप लोगों को भी पता है कि मैं कम रोशनी के अंदर ही नींद आया करती है मुझे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो साक्षी के माता पिता होते हैं वह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि लड़की सही कह रही है और उसने यही कहा होगा। इसके बाद यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर इस बात की टेंशन में हो जाते हैं कि आखिर अरुण गया तो कहाँ गया। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह तक भी जब अरुण का कोई भी अता पता नहीं होता तो उसके बाद जो अरुण के घर वाले होते हैं वो फैसला करते हैं कि इस बात की रिपोर्ट करवाएंगे, यानी कि इस बात की एफआईआर करवा देते हैं कि अरुण गायब हो गया है और उसको ढूंढा जाए। यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह थाने में जाकर इस बात की एफआईआर करवा देते हैं कि हमारा जो बेटा है वो सुहागरात की रात को ही गायब हो गया है। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह अपनी तरफ से तहकीकात करने लगती है और इधर जो घर वाले होते हैं वह अपने बेस पर इस बात की तहकीकात करने लगते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं जगह जगह पर। यहाँ तक कि जिन जगहों पर वो पढ़ने के लिए गया था, कुछ दिन वहां पर रुका था, उस जगह पर भी जाकर घर वाले देख लेते हैं, लेकिन अरुण का कोई भी अता पता नहीं होता है। इधर जो पुलिस वाले होते हैं वह पूरे परिवार से अलग अलग से सवाल करते हैं। इधर उस लड़की से भी जिसकी सुहागरात अभी मनी ही नहीं है, वो तो जैसे ही कमरे में आया था उसने बल्ब लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद अब तक भी दूल्हे का कोई अता पता नहीं है। उससे भी पुलिस वाले गहन पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां से भी कोई क्लू नहीं निकलता। यहां तक कि पुलिस वालों ने सारे घर वालों की कॉल डिटेल वगैरह निकलवा ली थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिलता है जिससे अरुण के गायब होने का कोई भी प्रमाण उनको मिल सके। धीरे धीरे इन बातों को 7 से 8 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही 7-8 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद अचानक से अरुण के पिता के नंबर पर अरुण का फोन आता है और जैसे ही पिता फोन उठाते हैं और पूछने लगते हैं बेटा तू कहाँ है, क्या कर रहा है, तो अरुण उधर से केवल एक ही बात कहता है कि पिताजी मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल देंगे। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता है वो उससे कहने लगता है कि बेटा आखिर है कहाँ तू, क्या कर रहा है, तो वह कहता है कि मैं हरिद्वार में हूँ और यहीं पर आया हूँ। इस बात को सुनकर माता पिता पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तू वहां पर क्या कर रहा है, तो वह कहने लगता है कि इस बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि तू घर पर आ जा, घर पर तेरी दुल्हन बार देख रही है। लेकिन इतनी देर में जो बेटा होता है वो फोन काट देता है और उसके बाद जब दोबारा से वो लोग उसके ऊपर फोन करते हैं उसी नंबर पर, तो यहाँ पर नंबर फिर से स्विच ऑफ आता है। इस बात के बारे में जैसे ही अरुण के घर वालों को पता चलता है तो वे सीधा पुलिस को इस बात के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा तो ऐसे ऐसे हरिद्वार में बता रहा है। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो फौरन से उसकी सीडीआर लोकेशन वगैरह निकालते हैं और उसके बाद उन्हें एक लोकेशन मिल जाती है जो कि सच में ही हरिद्वार की थी। अब पुलिस वालों के दिमाग में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं कि वह यहां से गायब होकर हरिद्वार में क्या कर रहा है, और अगर वो वहां पर है, सही सलामत है, तो उसने अब तक क्यों नहीं बताया। ये बात उन्हें काफी ज्यादा परेशान करती है और वो सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुलिस को गुमराह करना चाहता हो इस तरह से बात करके। लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले होते हैं उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं और खुद वहां पर पहुंचने के बाद जब इधर उधर ढूंढते हैं तो उन्हें वहां पर अरुण मिल जाता है। इधर यहाँ पर अरुण के जो घर वाले होते हैं वह भी पुलिस के साथ साथ हरिद्वार चले गए थे, क्योंकि जिस लड़के की शादी हुई है वो अगर घर से गायब हो जाए तो आप लोग समझ ही सकते हो कि घर के अंदर किस तरह का माहौल बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ माहौल अरुण के घर में था और जब पुलिस वाले उसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो लोग भी पीछे पीछे उनके चल देते हैं। पूरा परिवार उसके साथ होता है, साथ में दुल्हन भी होती है और यहाँ पर दुल्हन के घर वाले जो होते हैं वो भी होते हैं। सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर अरुण को पुलिस वालों ने ढूंढा था और जैसे ही अरुण अपने घर वालों को देखता है तो अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है। इसके बाद पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं भाई ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। तो उसके बाद अरुण उनसे कुछ भी बात नहीं करता, अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है और यहाँ पर पिता भाई माता सभी लोग उससे पूछ पूछ कर थक जाते हैं, लेकिन वो उनको कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह जब उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि आखिर हुआ क्या, तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो यहाँ पर जो अरुण होता है वह अपना सर उठाता तो है लेकिन अपने घर वालों की तरफ देखकर एकदम से चुप रह जाता है। उसके बाद पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये बताना तो चाहता है लेकिन अपने घर वालों की वजह से नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं अरुण को एक अलग जगह पर ले जाते हैं और वहां पर बैठकर पूछने लगते हैं, कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम हमें डिटेल में बता दो, कोई भी बात है हम उसको तुम्हारी को किसी को नहीं बताएंगे और चुपचाप इस बात को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अरुण होता है वह एकदम से डरते हुए पुलिस वालों से कहने लगता है कि साहब दरअसल मेरी थी सुहागरात और सुहागरात के टाइम पर मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रहा था और पैनिक हो रहा था इस चीज से कि अब क्या होगा, कैसे मुझे करना है। तो इसी वजह से मैं वहां से जब मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे कम लाइट में सोने की आदत है तो मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए बल्ब ले आता हूं और अभी मैं आता हूं थोड़ी देर में।
तो उसके बाद पत्नी ने भी मुझे नहीं रोका और मैं चुपचाप वहां से निकल जाता हूं। लेकिन जब मैं एक बार वहां से निकलता हूं तो उसके बाद दोबारा से उस घर के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर तो मेरी सुहागरात मननी थी। इसीलिए मैं मन को शांत करने के लिए हरिद्वार आ जाता हूं, क्योंकि पहले भी कभी मुझे कोई परेशानी हुआ करती थी तो मैं इसी तरह से हरिद्वार आ जाया करता था। अब यहां पर आने के बाद मैं जब रहता हूं यहां पर तो धीरे धीरे करके मेरे जितने भी पैसे होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और जब मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचता तो उसके बाद मजबूरन मुझे अपने पिता को फोन करना पड़ता है, वरना मैं बिल्कुल भी फोन नहीं करता। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर पुलिस वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो लोग ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे के साथ कुछ अपहरण वगैरह हो गया हो, क्या इसकी पत्नी का कोई हाथ है या फिर कौन है इसके पीछे। लेकिन ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बात को सुनकर हंसते भी हैं और उन्हें इस बात पर गुस्सा भी आता है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर लड़के ने ऐसा कुछ कर दिया। तो उसके बाद वो लोग जाते हैं उनके घर वालों के पास और उन्हें पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं, ये केवल सुहागरात से डर रहा था और इसी वजह से मन की शांति के लिए यहां पर आ गया। ये बात सुनकर अरुण के जो ससुराल वाले होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। इधर अरुण के घर वाले जो होते हैं वह भी हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन एक बहुत गहराई की बात है जो इसके पीछे छुपी हुई है, उसके बारे में भी आप लोगों को बता ही देते हैं। दरअसल यहाँ पर जो अरुण होता है वो बचपन से ही पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति था और वो केवल अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखा करता था। घर वालों ने ना तो उसके कोई यार दोस्त बनने दिए और ना ही कभी किसी के साथ घूमने फिरने दिया। इसी वजह से उसका स्वभाव काफी ज्यादा शर्मीला हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि यार दोस्त भी बहुत कुछ ऐसा सिखा देते हैं जिसको ना तो घर वाले सिखा सकते हैं ना ही कोई गुरु सिखा सकता है। तो इसी वजह से अरुण के जो एक दो यार दोस्त थे वो भी उसी के तरह थे, जैसे घर के अंदर बंद रहना और केवल मतलब की ही बात करना, उससे फालतू कोई भी बात मत करना। इस तरह के यार दोस्तों के बीच में रहकर उनकी परवरिश ही इस तरह की हुई थी कि उसे इस बात से बहुत ज्यादा हेजिटेट होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो अरुण होता है वह इस तरह से छुपकर हरिद्वार चला जाता है। उसके बाद अरुण का जो बड़ा भाई होता है वह उसकी इस समस्या को समझ जाता है कि किस वजह से यह ऐसा कर रहा है, क्योंकि बड़ा भाई ऐसा नहीं था, वह बिल्कुल भी इस तरह का शर्मीला नहीं था और वह तो खुलकर जिंदगी जिया करता था और उसके यार दोस्त भी थे। भले ही उसके पिता उसे रोका करते थे कि भाई तू इस तरह से लोगों के साथ मत घूमा फिरा कर, लेकिन उसके बावजूद भी वो नजरें बचाकर अपने पिता से यार दोस्तों के साथ घूम लिया करता है, क्योंकि यार दोस्तों के साथ जो जिंदगी जी जाती है वो हर किसी के साथ नहीं जी जा सकती। जिस बात को हम अपने यार दोस्त से खुलकर कह सकते हैं, ना तो उसे अपने पिता से कह सकते हैं, ना अपने भाई से कह सकते हैं और ना ही किसी रिश्तेदार से कह सकते हैं, क्योंकि यार दोस्त की जो कनेक्शन हो करता है वो एक अलग तरह का हुआ करता है और वो केवल यार दोस्त के साथ ही हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर जो उसका बड़ा भाई होता है वो उसकी समस्या को समझ जाता है और उसके बाद उसके कंधे पर हाथ रख के उसे अपने साथ ले जाता है। कहता है कि भाई देख, अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझसे तू बात कर लेता, एक बार विचार विमर्श तो करता, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूं और ऐसा नहीं किया करते। उसे वो ढेर सारी बातें समझाता है, जिन बातों से यहाँ पर अरुण की पूरी हेजिटेशन दूर हो जाती है और उसके बाद वह अपने परिवार के साथ वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर अरुण अपने पूरे परिवार के साथ वहां से वापस लौटता है और वापस लौटने के बाद जो अरुण होता है वह अपनी पत्नी के साथ 9 दिन बाद सुहागरात मनाता है। यहाँ पर यह बात आज तक भी उसके परिवार में इसी तरह से घूमा फिरा करती है। जब भी किसी बात में अरुण कुछ कहा करता तो उसके बाद परिवार वाले हंसने के लिए इस बात को सामने ले आया करते और उसके बाद अरुण फिर से शर्मा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।